आज के वीडियो में टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल अर्थात क्लोवर लीफ मॉडल आप टीआरएनए को चित्र सहित आसान भाषा में समझाएंगे। आपको बता दें, जो टीआरएनए अणु होता है, ये टीआरएनए अणु सबसे छोटे अणु होते हैं। सबसे छोटे अणु होते हैं टीआरएनए अणु सबसे छोटे अणु होते हैं और इसमें लगभग में 73 से 94 तक राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 73 से 94 तक राइबो न्यूक्लियोटाइड अणु पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इनका जो अणुभार होता है वो अणुभार 25,000 से लेकर के 30,000 तक होता है। 25,000 से 30,000 तक अणुभार वाले ये होते हैं। और इनकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये कई स्थानों पर मुड़ी रहती है, कई जगहों पर मुड़ी रहती है। और इसीलिए टीआरएनए जो अणु होता है, इसकी एक विशेष आकृति बन जाती है, त्रिविम आकृति बन जाती है या 3 डायमेंशनल आकृति बन जाती है। आपको बता दें कि जो रॉबर्ट हॉली थे, रॉबर्ट हॉली ने सन 1964 ईस्वी में टीआरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल संरचना प्रस्तुत की थी। रॉबर्ट हॉली ने सन 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था या क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसने दिया। और ये सबसे छोटे अणु होते हैं और इनमें 73 से लेकर के 94 तक राइबो न्यूक्लियोटाइड अणु पाए जाते हैं, जिनका अणुभार 25,000 से 30,000 तक होता है। और ये कई जगहों पर देखिए मुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसकी एक विशेष आकृति हो जाती है जिसे त्रिविम आकृति भी कहा जाता है। और इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया रॉबर्ट हॉली ने सन 1964 में क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, जो क्लोवर लीफ मॉडल है, इसमें मुख्य रूप से 4 भुजाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4 मुख्य रूप से इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ये इसी का उल्टा बनाया हुआ है। ये जो हिस्सा है ये इस तरह से पलट गया है। ये वाला हिस्सा जैसे ही सीधा है तो इस तरह से पलट करके यहाँ पर बनाया गया है। तो यही चित्र है ये। तो इसमें मुख्य रूप से 4 भुजाएं होती हैं। जो पहली भुजा है इसे एसेप्टर आर्म कहा जाता है। ये कौन सी है? पहली भुजा होती है, जिसे ग्राही भुजा भी कहा जाता है। ग्राही भुजा भी इसे कहते हैं, चाहे ग्राही भुजा कहो चाहे एसेप्टर आर्म कहो। और इसी आर्म को या इसी भुजा को अमीनो अम्ल भुजा भी कहा जाता है। इसी भुजा को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल भुजा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर शॉर्ट में कट में कहें तो इसी भुजा को ए आर्म भी कहते हैं। ए आर्म, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड आर्म। ये वाली जो भुजा है, यहां से यहां तक, ये जो आप भुजा देख रहे हो, यहां से यहां तक ये ए आर्म है या अमीनो अम्ल भुजा है या ग्राही भुजा है या एसेप्टर आर्म कहलाती है। और इस भुजा में कोई भी लूप नहीं है। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर लूप है तो इसमें कोई भी लूप नहीं है, बिल्कुल खुली हुई है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं CCA अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट जो लिखा गया है, तो आपको बता दें कि इस छोर पर, ये जो 3 इंड वाला छोर है, 3 इंड छोर पर CCA जो क्षारक का अनुक्रम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं या नाइट्रोजन बेसेस का जो सीक्वेंस पाया जाता है CCA, तो ये अंतिम कोडान होते हैं। अंतिम कोडान होते हैं और इसी कोडान से कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है। कार्बोक्सिल समूह से जुड़ता है इसी अंतिम कोडान से। यानी कि ये जो भुजा है, इसमें जो CCA है, यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह, ये जो कार्बोक्सिल समूह है एडिनोसिन होते हैं। एडिनोसिन के 2 डैश या 3 डैश कार्बन के
हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, यानी OH समूह से जुड़ता है, ये जो भुजा होती है। और फिर है दूसरी भुजा एंटीकोडान भुजा। जो दूसरी भुजा है उसे क्या कहते हैं? एंटीकोडान आर्म कहा जाता है। ये तो पहली भुजा हो गई। दूसरी है एंटीकोडान आर्म। ये पहली भुजा के विमुख होती है, बिल्कुल उसके विपरीत होती है, कह लीजिए बिल्कुल उसके सामने होती है। देखिए पहली भुजा ये थी, ग्राही भुजा थी। अब उसी के सामने वाली जो भुजा होती है उसे एंटीकोडान आर्म कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? प्रतिकोडान भुजा। हिंदी में प्रतिकोडान भुजा कहा जाता है, चाहे एंटीकोडान आर्म कहो चाहे प्रतिकोडान भुजा कहो। और इसमें देखिए लूप होता है। ग्राही भुजा में लूप नहीं था, लेकिन इसमें लूप बना हुआ है, ये देखिए। और इस लूप में जो लूप है, लूप के छोर पर देखिए, एंड पर देखिए GAA, लूप के छोर पर GAA 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम है। 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम है जिन्हें एंटीकोडान कहा गया है। जो 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम है इसे क्या कहा गया है? एंटीकोडान। यहां पर देखिए लिखा गया है। और यह mRNA जो होता है, देखिए लिखा है mRNA रिकॉग्निशन साइट, या mRNA के उसी कोडान से जुड़ता है, या उसी कोडान का संपूरक होता है, कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, संपूरक होता है, जिसमें AA जो भुजा होती है, AA भुजा से जुड़ने वाले अमीनो अम्ल सांकेतिक रूप में संचित रहते हैं। AA भुजा से जुड़ने वाले अमीनो अम्ल जो होते हैं वो सांकेतिक रूप से संचित रहते हैं। AA भुजा कौन सी थी? ये भुजा थी, अमीनो अम्ल भुजा या AA भुजा। तो कहा गया है कि यह जो एंटीकोडान है यह mRNA के उसी कोडान से, mRNA के उसी कोडान का संपूरक होता है, जिसमें AA भुजा से जुड़ने वाले अमीनो अम्ल की सांकेतिक सूचना संचित रहती है, या इकट्ठा रहती है, या एकत्रित रहती है। तो इस लूप के एंटीकोडान वाले सिरे को क्या कहा जाता है? रिकॉग्नाइज साइट कहा जाता है, रिकॉग्निशन साइट, या mRNA की रिकॉग्निशन साइट हो गई है। फिर देखिए तीसरी भुजा कौन सी होती है? तो तीसरी भुजा है टी साइज सी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है? टी साइज सी भुजा होती है। ये वाली जो आप भुजा देख रहे हैं जिसमें टी लूप लिखा हुआ है, ये टी साइज सी भुजा होती है। और यह भुजा जो होती है यह tRNA को राइबोसोम से जोड़ती है। tRNA को राइबोसोम से जोड़ती है। जो टी साइज सी भुजा होती है ये tRNA को राइबोसोम से जोड़ती है। और इसमें जो ये लूप बना हुआ है, इसके लूप पर राइबोसोम से जुड़ने के लिए स्थल भी होता है। ये जो टी लूप है इस लूप में राइबोसोम से जुड़ने के लिए स्थल होता है, राइबोसोम साइट होती है, इसलिए राइबोसोम साइट लिखी गई है। और इसके बाद चौथी भुजा इसके विमुख होती है, इसके बिल्कुल उल्टा सामने होती है। देखिए यहाँ पर ये है चौथी भुजा, ये थी तीसरी भुजा, और चौथी भुजा ये है जिसे DHU आर्म कहा जाता है। चौथी वाली को क्या कहते हैं? DHU आर्म। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने कहा था ये चित्र ऐसे है, तो ये चित्र ऐसे है, तो DHU आर्म ये होगी, और तीसरी भुजा टी साइज सी वाली भुजा ये होगी, ये इसके विमुख वाली ये होगी। तो DHU आर्म, DHU यानी कि डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म, डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म वाली ये भुजा होगी जो इसके बिल्कुल विपरीत होती है। और ये जो भुजा है इस भुजा में एंजाइम से जुड़ने के लिए स्थल होता है, एंजाइम साइट होती है। देखिए लिखा गया है एंजाइम साइट, तो इस भुजा में एंजाइम से जुड़ने के लिए स्थल होता है। और ये जो एंजाइम इसमें जुड़ेंगे, इस एंजाइम द्वारा विशिष्ट सक्रिय अमीनो अम्ल tRNA से जुड़ता है। विशिष्ट सक्रिय जो अमीनो अम्ल होता है, एक्टिव जो अमीनो अम्ल होता है, वो tRNA से जुड़ता है। इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में आप सभी लोगों को tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल समझाया, या क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA को समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।